हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। पिछले 3 वीडियो पढ़ लिए हम लोग, और हम लोग इतिहास के बारे में जान रहे थे। और शुरुआत से हम लोग जाने थे कि इतिहास को मतलब हिस्ट्री को स्रोत के आधार पे 3 भाग में बांटा गया था। कौन कौन? प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। कौन कौन? प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। हम लोग प्राग इतिहास के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कृपया 3 वीडियो है पीछे जाकर देख लें। हम लोग क्या पढ़े थे प्राग इतिहास में? तो प्राग इतिहास को पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि पत्थर के औजार मिलने के कारण उसे पाषाण काल कहा गया। लोहा, तांबा वगैरह, कांसा वगैरह वहाँ नहीं मिले थे प्राग इतिहास में। तो प्राग इतिहास को भी हम लोग 3 भागों में बांटे थे। कौन कौन? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। कौन कौन? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम लोग पूरा प्राग इतिहास देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं क्या? आदि इतिहास, आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक क्या हम लोग देखते हैं? आदि ऐतिहासिक। जो प्राग इतिहास हम लोग देख चुके, आदि ऐतिहासिक में हम लोग प्रवेश किए हैं, और अगले टर्म हम लोग जाएंगे ऐतिहासिक में। तो हम लोग जाने थे कि आदि ऐतिहासिक में हमें सिर्फ पढ़ना है किसको? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो एग्जाम के दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ये नहीं कि पूरा पढ़ते जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग को सिलेक्शन लेने से मतलब है, इसलिए एग्ज़ाम के क्वेश्चन जैसे आते हैं उस अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, तब सिलेक्शन की उम्मीद रखी जा सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, जब रेलवे पटरी को बिछाने के लिए उत्खनन कर रहे थे, उस समय ज़मीन के अंदर से पुराने ज़माने का ईंट वगैरह निकल रहा था। तो इससे पता उन लोग को चला नहीं। खुदाई करते गए, लेकिन पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने जब इसका आकलन किया, समीक्षा किया, तो उनको पता चलता है कि यहाँ से पुराने ज़माने का ईंट वगैरह मिल रहा है। तो वहाँ खुदाई बंद करवाकर, पटरी को बिछाने के बंद करवाकर वहाँ सर्वेक्षण मतलब पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम किया गया। ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे, क्या हम लोग को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं केवल हम लोग वही पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ने के विद्वान बनने से कोई ज़रूरी नहीं है, सिलेक्शन लेने से हम लोग को मतलब है। तो हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु एक नदी का नाम है। सिंधु एक नदी का नाम है जो हिमालय पर्वत मतलब तिब्बत से निकलती है और हिमालय से होते हुए, भारत से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए वो जाके अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के नाम पर पड़ा, इसको ही बोलते हैं हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता बोलिए। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता बोलिए। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जगह का मतलब स्थान का पता चला था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सिंधु नदी घाटी की जानकारी मतलब सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन। एक चार्ल्स मैसन व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी दिए थे। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देने वाला कोई व्यक्ति था तो वो था चार्ल्स मैसन। कौन? चार्ल्स मैसन। और सर्वेक्षण का काम जो सर्वेक्षण का काम होता है, वो सर्वेक्षण का काम कोई किया था तो वो किया था कनिंघम।
कौन? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। जानकारी तो दिए थे चार्ल्स मैसन, लेकिन सर्वेक्षण का काम अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया। जो सर्वेक्षण का काम था, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण का जो काम था सर्वप्रथम, वह कनिंघम के द्वारा किया गया। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों से मिले हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले हैं अभी तक वो पढ़े नहीं जा सके हैं। लिखित साक्ष्य जो मिले हैं अभी तक वो पढ़े नहीं जा सके हैं, इसलिए यहाँ का लिपि, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक, मतलब देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि वो पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए उसे देखकर समझा जा सकता है कि अब पहले के लोग कैसे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या व्यवस्थाएं थी। एक एक करके हम लोग सबके बारे में, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, मतलब देख के समझने वाला। देख के हम लोग समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, इसलिए इसका लिपि भाव चित्रात्मक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह लगभग 13 लाख वर्ग किलो में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह लगभग 13 लाख वर्ग किलो में फैला हुआ था। इसका आकार त्रिभुजाकार था। इसका आकार क्या था? त्रिभुजा, त्रिभुज के आकार का जैसा था। जैसे देखिए, त्रिभुज के आकार का जैसे। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। और हम लोग देखते हैं यहाँ, पहले विशेषता देख लेते हैं हम लोग यहाँ। उद्भव विदेशी मत, मतलब विदेश के लोगों को मानना था, विदेश के लोगों को मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता था, यह एक सुमेरियन सभ्यता था। सुमेरियन सभ्यता क्या था? तो आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भाग में बटे हुए थे, उसी भाग में से एक भाग है सुमेरियन सभ्यता। उसी मेसोपोटामिया 4 भाग में बटे हुए थे, उसी भाग में से एक भाग है सुमेरियन सभ्यता। तो विदेशी मत मार्शल हविलर चाइल्स, डी कौशाम्बी इत्यादि, इन लोगों को मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक सुमेरियन सभ्यता थी। कैसा थी? सुमेरियन सभ्यता थी। लेकिन वही स्थानीय लोग को मानना था, जैसे राखल दास बनर्जी का मानना था, यह द्रविड़ थे। यह कैसे थे? द्रविड़। कैसे? द्रविड़। और डी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, कौन? लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, इनका मानना था, ये दोनों को मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह आर्य थे। कैसे थे? आर्य, मतलब दूसरे प्रदेश से आए हुए लोग, दूसरे प्रदेश से आए हुए लोग। किनका मानना था? डी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, ये दोनों का मानना था आर्य थे। चलिए, विदेशी मत, स्थानीय मत हो गया। आगे हम लोग देखते हैं विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हम लोग विशेषता देखते हैं। क्या विशेषता? देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह वैज्ञानिकों ने माना कि यह एक नगरीय सभ्यता थी।
कैसी थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह नगरीय सभ्यता थी। लेकिन यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन नगरीय सभ्यता थी और कौन ग्रामीण सभ्यता थी? तो माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता नगरीय सभ्यता नहीं थी, वह ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यह कांस्ययुगीन, पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि आदि इतिहास को, क्योंकि आदि इतिहास में कांसा की जानकारी मतलब कांसा प्राप्त हो गया था, आदि इतिहास में रहने वाले लोगों को कांसा की जानकारी हो गई थी, मिल गई थी, इसलिए कांस्ययुगीन जो आदि इतिहास का काल है उसे कांस्ययुगीन भी बोलते हैं। कांसा मिलने के कारण इसे कांस्ययुगीन भी बोलते हैं। किसको? आदि ऐतिहासिक को। इसे आदि ऐतिहासिक बोलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता इसे आदि ऐतिहासिक बोलते हैं। यह शांति प्रिय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह शांति प्रिय सभ्यता थी। क्योंकि आगे हम लोग चलकर अभी पूरा पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम यहाँ थोड़ा बता देते हैं कि शांति प्रिय सभ्यता इसलिए थी क्योंकि यहाँ अस्त्र शस्त्र का अभाव, मतलब जानकारी नहीं मिली, कहीं अस्त्र शस्त्र की जानकारी नहीं मिली, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना था कि यहाँ शांति प्रिय सभ्यता थी। मतलब यहाँ के लोग शांत रहते थे, लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह नहीं करते थे, युद्ध वगैरह नहीं करते थे। एक और बात यहाँ देखा जाए तो वैज्ञानिकों को मानना था कि जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह राजतंत्रात्मक नहीं, राजतंत्रात्मक नहीं बल्कि जनतंत्रात्मक था। जनतंत्रात्मक या लोकतंत्र, जनतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े महल कहीं से प्राप्त नहीं हुए। सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें बड़े महल नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि राजा महाराजा बड़े बड़े महल में रहते थे वहाँ, और राजा महाराजा युद्ध करते थे एक दूसरे क्षेत्र को हासिल करने के लिए। लेकिन वहाँ युद्ध का कोई परिचय नहीं मिला, युद्ध का कोई सम्मान नहीं मिला। इस कारण वहाँ इतिहासकारों ने माना कि वहाँ राजतंत्रात्मक नहीं बल्कि जनतंत्रात्मक, जन के द्वारा चलाया जाता था, लोगों के द्वारा चलाया जाता था। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक भाग, आर्थिक भाग, धार्मिक भाग, तो हम लोग को और पता डिटेल में चलेगा। अभी तो शुरुआत ही हुआ है, आगे चलते रहिए, देखते रहेंगे हम लोग। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान था। सिंधु घाटी जो सभ्यता था कैसा था? व्यापार प्रधान और विस्तृत सभ्यता था। यह एक विस्तृत सभ्यता था। यह कैसा था? विस्तृत सभ्यता था। देखिए, इसका मुख्य कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग जो देखेंगे, ये तो हो गया राजतंत्रात्मक नहीं बल्कि जनतंत्रात्मक थी। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका जो सड़क था वह एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जैसे जो सड़क आती थी ऐसे, वो सड़क टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधे समकोण पे काटती थी। देखिए, ये सड़क है, सीधे ये समकोण पे काटती थी, सीधे समकोण। या सिंधु घाटी सभ्यता का जो सड़क था एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। और ये इसका सड़क रहता था वह पूर्व से पश्चिम, मतलब पूरब से पश्चिम दिशा की ओर रहती थी। क्योंकि पूरब से पश्चिम की दिशा इसलिए रहता था क्योंकि हवा चलती थी, वह तो हवा की वजह से सड़क साफ हो जाता था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी सड़क प्राप्त हुए हैं
वह पूरब से पश्चिम की ओर प्राप्त हुए हैं। और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना लाजवाब था कि यहाँ कभी पानी नहीं लगते थे, शहर में कभी पानी नहीं लगते थे। और यहाँ का जो नालिया था वह ढका हुआ, यहाँ का जो नालियाँ मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो नालियाँ था कैसा था, ढका हुआ था। कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का नालियाँ ढका हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं काल, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल तो एक वैज्ञानिक थे जॉन मार्शल। कौन, जॉन मार्शल। इनका मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 बीसी से मतलब 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक रहा। जॉन मार्शल का मानना क्या था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था उस समय 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक रहा। लेकिन वहीं एक और वैज्ञानिक थे डीपी अग्रवाल। कौन, डीपी अग्रवाल। उनका मानना था क्योंकि इन्होंने सी कार्बन, यह एक पद्धति है जो आयु ज्ञात करती है, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उस साक्ष्य की आयु ज्ञात की जाती है। जो पुराने सामान मिलते हैं उस सामान को मतलब पुरातात्विक पुराने चीज़ों की आयु ज्ञात करने में सी कार्बन पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग करके डीपी अग्रवाल ने कहा कि नहीं, इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वह 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी है। तो और इनका ही मान्य रहा, ज़्यादातर इनका ही माना, डीपी अग्रवाल का ही मान्य रहा। अब हम लोग एक लोकेशन के तौर पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन है। जैसे देखिए यहाँ ये बलूचिस्तान पड़ता है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी छोर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर बलूचिस्तान में पड़ता है सुतका गेंडोर। कौन, सुतका गेंडोर। और सारा जितने भी शहर मिले हैं कहीं ना कहीं सारा शहर नदी के किनारे हैं। जितने भी शहर मिले हैं वह कहीं ना कहीं सब नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। जैसे देखिए सुतका गेंडोर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है, यह डास्क नदी पर, यह किस नदी पर, डास्क नदी पे स्थित है। कौन, सुतका गेंडोर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो वह है मांडा। वह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन सा, मांडा। यह किस नदी के किनारे, चिनाब नदी। कौन, चिनाब नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन है, तो है मांडा। कौन, मांडा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन, मांडा। और एक और देखिए, ये हम बताए थे आप लोग को कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह त्रिभुजाकार, लेकिन इसमें एक क्षेत्र यहाँ मिलता है गाजीपुर में आलमगीरपुर है, वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। और यह भी हिंडन नदी के किनारे है। यह हिंडन नदी मतलब ये भी शहर, जितने भी शहर मिले हैं, बोले जितने भी शहर मिले वो किसी न किसी नदी के किनारे हैं। तो जो आलमगीरपुर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल है वह आलमगीरपुर गाजीपुर में है, वह हिंडन नदी के किनारे हैं। और ये हो गया उत्तरी भाग, ये हो गया पश्चिमी भाग, और ये हो गया पूर्वी भाग। पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु नदी घाटी का सबसे पूर्वी छोर कौन सा था, तो आपको आंसर देना होगा आलमगीरपुर। कहाँ में था, गाजीपुर। कहाँ, गाजीपुर। वह किस नदी के किनारे था, तो हिंडन नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणतम बिंदु मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण पॉइंट कौन सा था, तो वह था दैमाबाद। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। और यह कौन सा नदी किनारे था, परवरा नदी। कौन सा नदी किनारे, परवरा नदी।
तो हम लोग देख लिए कि इतना हम लोग पढ़ें। अभी तो समझिए तो इंट्रोडक्शन ही है, आगे और देखेंगे, एक एक करके देखेंगे स्थल। सिंधु घाटी सप्ताह में कितने स्थल मिले, जो मेन स्थल मिले, लमसम 350 स्थल मिले। कितने? 350। ऐसे 300 प्लस लिखिए, 300 प्लस स्थल मिले। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो मेन पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस मेन पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। लमसम 2 से 3 वीडियो जाएंगे, सिंधु घाटी सप्ताह का लमसम 2 से 3 वीडियो जाएंगे। उसमें हम लोग पूरा कवर सिंधु घाटी सप्ताह अच्छे से पढ़ लेंगे। और देखिए यह एक टेबल के फॉर्म में है, समझिए तो नोट्स बनाया हुआ है। एक बार एग्जाम में देखिएगा, इससे बाहर नहीं जाता क्वेश्चन। आप चाहिए तो नोट्स बना सकते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो 1 नहीं 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें जब तक समझ में नहीं आए। और उसके बाद कहीं ना कहीं चैप्टर से सेट लगाइए, कहीं से आप सेट उठाइए इस चैप्टर का और सेट लगाइए कि हमसे क्वेश्चन सिंधु घाटी सप्ताह से बनती है या नहीं बनती है, या हर सब चैप्टर जो ख़त्म होते हैं उसको पढ़िए और सेट लगाइए और देखिए कि हमसे बनते हैं कि नहीं बनते, जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो बहुत हम लोग को पढ़ना है सिंधु घाटी सप्ताह, अभी तो कुछ नहीं, समझिए तो ये इंट्रोडक्शन है, अभी हम लोग को बहुत पढ़ना है। चलिए हम लोग आज इतना देख लिए, इतना आप लोग आज कंप्लीट कर लीजिएगा।